नहीं। वो मुझे ये कहता था तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती हो, मुझे डर लगता है, तुम खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा इस तरह का ध्यान रखता हूँ। तो मैं हमेशा एक बात समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, तुम ध्यान या जो तुम बात करते हो वो गलत है, इसको शक कहते हैं। वो कहता था नहीं ये शक नहीं है, ये ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। उसने केस देखा, उसने कहा जी मैं तो आज आप 4-5 माह से आपको नज़र रख के बैठा हूँ, आप बहुत खूबसूरत है, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जो आपको उस घर से खुशियाँ नहीं मिली मैं वो सब खुशियाँ आपको देना चाहता हूँ, ठीक है आप मुझसे शादी कर लें। ठीक है, मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा जी पढ़े लिखे हैं, वकील साहब हैं, मेरा साथ देंगे। होने वाला था, उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया। उन्होंने कहा जी अभी मेरी फैमिली आपको कबूल नहीं कर रही तो बेबी को कहाँ से करेगी, इसलिए लिहाजा आप ये नहीं कबूल कर रही थी। उसने फिर निकाह किस बुनियाद पे किया था अगर उसकी फैमिली कबूल नहीं कर रही थी? क्योंकि उसने अपने घर वालों से चोरी मेरे साथ निकाह करा था। मैं उस जान के बारे में सारा जानती हूँ खोल के। तो वो एक इतनी लंबी चैट होती है कि उसमें साहब जी कह रहे होते हैं कि मैं अपनी जान को बहुत मिस करता हूँ, मैं अपनी जान से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एक लड़की के मैसेज होते हैं, फिर दूसरी लड़की के खोलती हूँ तो वो भी सेम लाइक ऐसे होते हैं, फिर तीसरी के खोलती हूँ तो फिर तो इंतहा हो जाती है, समझ ही नहीं आती कि पहले वाला शक नहीं करता था, वो वाकई में मेरी केयर करता था, क्योंकि उसको पता था कि बाहर की जालिम दुनिया कैसी है और मुझे खा जाएगी। और मुझे लगता था ये शक है और ये ज़िंदगी के शायद तंग ज़िंदगी का सांस लेना है, मैं समझ नहीं पाई। और दूसरा वाला करैक्टराइज था और वो बल्कि मुझे ये चीज़ों से 3 दिन रहने के बाद ये मेरे पास आई, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा जी मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ पर इनको पॉलर बना कर दिया था इन्होंने। पॉलर के अंदर बिजनेस का अपना सिस्टम कोई और। फैमिली में जाता हूँ, उनसे पूछ गीछ करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी ऐसी जैसी बुरी औरतों का हमें नहीं पता होता। जब मैं इतना बुरा हूँ, जब इसको 18 साल में ख्याल नहीं आया कि मैं बुरा हूँ, मैं मेरे साथ ये गई थी। और जब लड़कों ने इनके ऊपर अटैक किया था और हमला किया था, जो इन्होंने घरों में चोरी करवाई वो इन्होंने खुद करवा के उसके ऊपर आदिल असलम के ऊपर क्लेम करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं आपके सामने हकीकत लेकर आऊंगा, उस औरत की हकीकत जो बहुत शरीफ दिखाई दे रही थी मीडिया पर और मीडिया को पागल बनाई रखा तकरीबन 3 से 4 माह, और बताया कि मेरा पहला शौहर था, उसने मेरे साथ लव मैरिज की, बच्चे पैदा किए, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे अखराजात पूरे नहीं करता था, और उसके बाद उसने एक वकील से शादी की। लेकिन वकील से शादी किस तरह से हुई थी ये आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हुआ क्या। एक इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि वो रातों को अपने शौहर की मौजूदगी में रातों को वकील को मिलने के लिए जाया करती थी, तकरीबन रात को 1 बजे। और मोहल्ले वालों ने बताया कि ये रात को वकील से मिलने के लिए जाती है और रात को फिर वापस अपने घर आती है अपने बच्चों के साथ सोने के लिए। सारा मामला क्या है, अब उसके किसके साथ चक्कर चल रहे हैं, उसने कितना पैसा खाया लोगों का, और ये सारा मामला किस तरह से पता चला हमें, ये आपको भी सुनवाते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका फेस ब्लर कर रहा हूँ। वजह यह है कि उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि उनकी जानिब से, समीना की जानिब से इस शख्स को धमकियां आ रही हैं। इस शख्स को कहा जा रहा है कि तुम्हें गैर मुस्लिम कहलवा कर मुसलमानों से पटवाऊंगी, मुसलमानों से कत्ल करवाऊंगी। चूंकि ये शख्स पहले मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, तो इसलिए वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है। सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि समीना कैसी लड़की है? सर वो मेरे साथ उसका जो सिस्टम चल रहा था, मेरे साथ उसका जो घर बार शुरू हुआ था, वो 17-18 साल तक वो सिस्टम चलता रहा। उसके अंदर उनके अनगिनत ऐसे बीच में केसेस हुए कि जिसकी वजह से मैंने उनको मना करने की भी कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की, उनके घर वालों को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई मौजूदा एक्शन नहीं लिया। ये 9 बहन भाई हैं, ये अपने बहन भाइयों में से दूसरे नंबर पे है, और ये मीडिया में बता रही हैं कि मेरी 30-31 साल उम्र है। मैं खुद 38 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो ये आपको लगता है 30-31 साल इनकी एज है? ये 36-37 साल, 28 साल इनकी, 38 साल इनकी एज है। इनके बच्चों की उम्र क्या है? इनके 2 बेटे हैं। एक बड़े वाला जो दाऊद है उसकी एज है 14 साल, और जो छोटे वाला हैदर है उसकी एज है 9 साल, ठीक है। और ये लोगों को बताती है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं,
और यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ, बहुत अहम पॉइंट ये है कि ये लड़की अपनी बरहाना वीडियोस, अपनी हॉट पिक्चर्स लड़कों को सेंड करती है और फिर पैसे खाती है और फिर उनको अपनी तरफ माइल करती है। उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए माइल करती है कि ये अपने घर का सर्कल चला सके और इस तरह से ये पैसे लूटती है लोगों से। मुझे ये बताइए कि ये कितने लोगों को इस टाइम सेट कर चुकी है? जितने यूट्यूबर्स हैं या कोई भी है जो उनके पास आया था इंटरव्यू करने के लिए, कितने लोगों के साथ उनका राब्ता है? बहुत सारे लोगों के साथ उनका राब्ता है। जितने भी इंटरव्यूज़ करने वाले आए हैं उन सब ने इनकी फेवर की और इनकी हेल्प करने की कोशिश की। इन्होंने लास्ट जो वीडियो की माजिद भाई की, उसमें इन्होंने अपना नंबर लगवाया। उसमें इन्होंने 4 इंटरव्यू किए, एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना नंबर लगवाया हेल्प की आवाज़ के लिए। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनकी हेल्प की, बांग्लादेश से, कनाडा से, यूके से, हर तरफ से इनकी हेल्प हुई है। इन्होंने बहुत सारे पैसे गेन करने के बाद मुझे इन्होंने दुबई भेजा कि जी आप यहाँ से दुबई जाएं और वहाँ जाके सेटल हो, यहाँ का माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने मुझे फंसवाने और मरवाने की कोशिश की। जिस शख्स के पास इन्होंने मुझे भेजा वो वहाँ पर इनका अपना ही था। इन्होंने मेरी रिटर्न टिकट कैंसिल कर दी, मुझे ब्लॉक लिस्टों पे लगा दिया, मुझे किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं था वहाँ पे। तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल यहाँ पर वापस पहुँचा कि ये जानने के लिए कि आपने आखिरकार मुझसे ये सब सिस्टम क्या किया है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जी इन्होंने एक एनजीओ में बंदा काम करता है यूके में, डॉक्टर काजमी के पता नहीं क्या उनका नाम है, उनसे इन्होंने निकाह कर लिया है। वहाँ से मैंने बहुत लोगों से जानने, ये उसका तीसरा निकाह है? ये उनका तीसरा नहीं है, ये उनका 5वां शादी होगी, क्योंकि मेरे से पहले उनकी बचपन में शादी हो चुकी थी। उनके माँ बाप ने छोटी उम्र में उनको अपने ख़ानदान में ब्याह दिया था। अब उस आदमी की इनके फैमिली वालों से क्या मसला मसाइल था मैं नहीं जानता। उसने 1 डे इनको रखा और अगले दिन उन्होंने इनको ड्रॉप कर दिया। सेकंड जब हुआ, जब इनके पेरेंट्स को पता चला कि मेरे साथ इनका रिलेशंस चल रहा है और ये सिस्टम है, तो वो इनको अपने ख़ानदान में दे आए थे बहावल नगर चिश्तियाँ गाँव में। वहाँ पे इनका दाद का हर ख़ानदान है। ये वाहिद एक है जो बाहर ख़ानदान में आई है, ठीक है। मोस्टली ये लोग अपनी फैमिलीज़ में ही देते हैं। तो उसके पास ये 3 दिन रही थी। 3 दिन रहने के बाद ये मेरे पास आई, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा जी मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा मेरे साथ। हम लोग यहाँ से उसको लेकर वहाँ से यहाँ लेकर आए। जो भी ये हमें कह सकते थे हमने इनके यहाँ आने के बाद मैंने इनको अपने पास रखा। इनके पीछे मैंने इस्लाम कबूल किया, सर्टिफिकेट लिया। मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा बादशाह मस्जिद का, बहुत बड़े मौलाना ने मुझे इस्लाम कबूल कराया। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस तरह करें, ठीक है। ये मेरे पे क्लेम करें, फतवे लगाएं और मेरे पे इस तरह के मज़हब के ऑब्जेक्शन। चौथी शादी किस तरह से? चौथी शादी इनकी आदिल असलम से हुई, जो वकील था। हाँ जी, जो वकील था। आदिल असलम जो शेखुपुर फ़रूखाबाद में रहता है। हम मक्का कॉलोनी के रहायशी हैं, हम वहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं। वहाँ पर इनको पॉलर बना कर दिया था। इन्होंने पॉलर के अंदर बिजनेस का अपना सिस्टम कोई और शुरू। 2 नंबरी। अब ये 2 नंबरी इनको पता हो। मुझे जब लोगों से पता चली थी कि जी ये एक वकील के साथ खड़ी होती हैं, गुफ्तगू करती हैं, आधी रातों को उनके घर जाती हैं और वहाँ से 1 बजे निकलती हैं, आपके बच्चे दरवाज़ा खड़काते हैं, कुछ छोटी उम्र के लोग हों तो मैं बात करूँ। अब वो बड़ी उम्र के लोग थे। उधर पूरी गली ने इनके खिलाफ गवाही दी। जब इनसे पूछगीछ की तो इन्होंने पूछगीछ पे घर छोड़ दिया। मुझे एक मोहम्मदी बिस्तरा देकर चली गई कि जी ये मोहम्मदी बिस्तरा है, ये आपका घर है। सारी चीज़ें मेरे से पैक करवाई, घर की सारी हर चीज़ इन्होंने मुझसे पैकिंग करवाई। मेरे से 10,000 रुपया लेके रिक्शे का किराया भी लिया इन्होंने, ठीक है। बच्चे लेके कहाँ गई कहाँ नहीं गई मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं। मैं जब इनके फैमिली में जाता हूँ, उनसे पूछगीछ करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी ऐसी जैसी बुरी औरतों का हमें नहीं पता होता, ये किधर गई हैं, क्या माजरा है, क्या सीन है, ठीक है। हालांकि उनको सब पता था, क्योंकि मैंने जब उनको कंप्लेन की थी कि जी आदिल असलम के साथ इसका ये स्कैंडल बन रहा है और हर चीज़ बन रही है, तो उन्होंने कहा जी हमारी बेटी है, अगर ऐसे लोगों से हलवाए रखती है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं खामोश हो गया। इन्होंने मेरी यारी दोस्ती ख़राब की। मेरा दोस्त है वो अभी तक, उसने मुझे छोड़ दिया इसके पीछे, ठीक है। वो अभी तक इनसे मिलता है, ये उनसे मिलते हैं, आते जाते हैं। इनकी बहुत सारी स्नैप्स हैं जो उनके घरों में हैं, ठीक है। मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो लोग कहते हैं जी हमारे घरों में आती नहीं है, हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। हालांकि वो खुद क्रिश्चियन फैमिली है, वो खुद क्रिश्चियन फैमिली है। जब मैं इतना बुरा हूँ, जब इसको 18 साल में ख्याल नहीं आया कि मैं बुरा हूँ, मैं
क्रिश्चियन हूँ, मेरे बच्चे क्रिश्चियन हैं, मैं उसके ही बच्चे पैदा कर रही हूँ, मेरी फैमिलियों में घूम रही है, तो फिर आज इसको 18 साल बाद ख्याल आ रहा है। अभी ये कितने लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रही है? अब ये सर बहुत सारे अनगिनत लोग होंगे बीच में जो इनके दोस्त और फ्रेंड बने हुए हैं जिनके साथ ये रिलेशंस कायम कर। दोस्ती के नाम पर नाजेबा ताल्लुक। ठीक है जी। अब ये उनको बीच में हेल्प के लिए आवाज़ लगाती हैं, वो इनको कॉल करते हैं, ऐसा ऐसा ये उनसे। यहाँ पे इन्होंने कॉल का जिक्र किया, एक दफ़ा मुझे इनकी कॉल आई थी और कॉल करके कहती हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जब मैंने इनको इनकार कर दिया तो जब ये कॉल कट करने लगी तो मुझे इन्होंने मुखातिब किया। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था, सिवाय एक इंटरव्यू करने के बाद मेरा कोई राब्ता नहीं था इनके साथ। लेकिन कॉल बंद करने के बाद मुझे कहती हैं जानू अल्लाह हाफिज़। आप अंदाज़ा कीजिए, एक ऐसी औरत जो मुझे जानती तक नहीं है, उसको पता भी नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, सिवाय उसको एक वो इंटरव्यू करने के बाद कोई उससे राब्ता नहीं था मेरा, लेकिन वो एक अनजान बंदे को जानू बोल सकती है। तो आप सोचिए वो क्या कुछ कर सकती है, वो क्या कितने लोगों के साथ ताल्लुक कायम कर सकती है। अभी आगे सुनिएगा ज़रा, आपको हकीकत पता चलेगी हो क्या रहा है। यूके में अदरीस साहब रहते हैं, ठीक है, आप मेरे से उनका नंबर लें, उनसे बात करें। वो इनको पर मंथ पैसे भेजते हैं, महीने में कितनी दफ़ा भेजते हैं, ये उनसे 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ले चुकी हुई हैं। ठीक है, वो माजिद भाई के बहुत अच्छे जानने वाले भी हैं। ठीक है, वो बहुत सारे गरीबों की हेल्प भी करते हैं। ये उनको पर्सनली अंदर खाते अपनी तस्वीरें सेंड करती हैं कि ये देखे जी मैंने आपको तस्वीरें सेंड, तस्वीरें भी नाजेबा और तरह तरह के मेकअप करके, गेटअप करके, ड्रेसिंग चेंज करके, लेट कर। अब ये देखें कि आपका ये माशरा इजाज़त देता है, आपका इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आपने तो नकाब पहन के हिजाब करके लोगों से हेल्प के लिए आवाज़ उठाई, आप लोगों को बाद में अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें सेंड कर रहे हैं और हर चीज़ें अपनी ये बग़ैर नकाब के लोगों के सामने आ रहे हैं। वो अब क्या कह सकते हैं इनको कि जब इन्होंने उनको एक आदत डाल दी है। फिर एक रईस साहब हैं, वो कराची में होते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो इसको घर बार देने के चक्करों में थे और ये उनसे फ़ोन मंगवा रही हैं, पैसे मंगवाना चाह रही हैं, खुद मर्दों को और लड़कों को माइल करती है अपनी तरफ करती हैं। शी इज़ यूजिंग द मैजिक वर्ड एंड मैजिक वॉइस। ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है ये। और ये चैट नहीं करती हैं, मसलन के चैट ये बच्चों से करवाती हैं कि बच्चों को भी ये ख़राब कर रही हैं, उनका माहौल, उनकी ज़हनियत ख़राब कर रही हैं। वो बच्चे बहुत माजरत के साथ यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पे अल्फाजों पे बीप लगवा रहा हूँ, लेकिन बता देता हूँ ये कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करती हैं लड़कों के साथ, वो यही वाज़िया बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये इस तरह वीडियो कॉल्स पे आती हैं। अब ये जो डॉक्टर काज़मी है उसके साथ ये अनगिनत ऐसे पोजेस बनाती हैं। आप दिखाएं लोगों को, आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, आप देखें, आप लोगों को बताएं। अब ये पॉलर करती थी, तो पॉलर में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ रिलेशन में कायम रखा हुआ था, दोस्ती यारी में कायम रखा हुआ था। उसमें इन्होंने एक आर्मी का बंदा कायम रखा हुआ था। ठीक है, वो कैलवरी ग्राउंड में होते हैं। जब उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको जब एक्सपोज करना चाहा और इसकी असलियत बतानी चाहिए, तो वो उल्टा मेरे साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। वो इनके पॉलर आता, उनसे पैसे खाती थी, अपनी फैमिली वालों के साथ सामने खड़ी होकर उसको वॉइस मैसेज कर रही हैं कि तमीना आप किधर हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं। ये तो सामने बैठी हैं, आंखों में मिट्टी झोंकती हैं। ठीक है, मेरे साथ ये रह रही थी इतने देर, ये 5-6 महीने मेरे साथ रही हैं। जितने भी इन्होंने आदिल असलम के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं या उनको इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, वो सब के सब गलत हैं। इन्होंने जो चोरी का क्लेम उस पर लगाया है वो तक गलत है, क्योंकि इन्होंने चोरी खुद करवाई और उसके ऊपर क्लेम लगाया, क्योंकि वो ये उनसे पैसे खाना चाहती थी। उनको ये ब्लैकमेल करती थी कि मुझे पैसे दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि वो अपने घर बार का मालिक था, करोड़ों का वो मालिक है। ठीक है, तो इन्होंने एक वकालत के और उसके ओहदे के सिर पे वो किया कि लोग मुझसे डरेंगे और कि मैं एक वकील की बीवी हूँ, और वो अपने काम चला जाता था, ये अपने पॉलर में इन्होंने बिजनेस कम और दूसरों के साथ रिलेशंस कायम करना। अंदर इन्होंने लोगों को तस्वीरें सेंड करनी, अपनी मॉडलिंग की करनी और वीडियो कॉल्स भी करनी। ठीक है, इस तरह के उनके साथ सिस्टम रहते थे। लोगों को दिखाना कि जी मैं भूखी रहती हूँ, मैं भूखी प्यासी हूँ, वक्त काटती हूँ, मैं घर में इसके झाड़ू टाकी हर चीज़ करता था।
ठीक है, काम करना, इसने आना, इसको पका हुआ मिलना, इसने जहाँ जाना है इसको लेके जाना, कचहरियों में लेके जाना, फरुखाबाद तक लेके जाना। इसके साथ जो हमला हुआ वहाँ पर, जो इन्होंने बयान किया कि जी मेरे पे कातलाना हमला हुआ, मेरा कज़न था, वो कज़न आप सामने लेकर आए, वो और कोई नहीं था, साथ मैं था। ठीक है, मेरे साथ ये गई थी, और जब लड़कों ने इनके ऊपर अटैक किया था और हमला किया था, जो इन्होंने घरों में चोरी करवाई वो इन्होंने खुद करवा के उसके ऊपर आदिल असलम के ऊपर क्लेम करवाया, क्योंकि वो इसको छोड़ के जा चुका हुआ था। पुलिस वालों के साथ भी इनके नाजायज़ ताल्लुक हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लिए, लेकिन जिनके साथ इनके रिलेशंस कायम हो रहे थे, इन्होंने उनको गलत एक्सपोज करना शुरू किया कि जी फलाने पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि जी आप मेरे बिस्तर की जीनत बने, आप ये करें, आप मेरा। इन्होंने आदिल असलम के बॉस, जो आदिल असलम का जो सीनियर है, ठीक है, मंसूर साहब, उनके साथ इनके अच्छे रिलेशन से ये उनको लेडीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो इनको कहता था कि जी मैं आपके साथ उस बिना पे काम करूंगा कि जब आप मेरे साथ मेरी भी कोई फेवर करेंगी। तो इन्होंने कहा जी मैं आपकी इस तरह फेवर करूंगी। वो लड़की की स्नैप मौजूद है मेरे पास, उसका डाटा मौजूद है। ये अभी रातों को कहाँ पे जाती है? अब ये रातों को ये कहाँ पर जाती हैं ये मुझे नहीं पता। ये मैं जब पाकिस्तान वापस आया, मैंने आते ही इसके पास जाने की कोशिश की, तो वन डे जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मेरा बड़ा बेटा ही इसको रात को 1 बजे मेरी बाइक पे लेके आ रहा था, ठीक है, और इन्होंने जीन्स पहनी हुई, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, और अपने आप को कवर किया हुआ था, और मेरा छोटा बेटा गलियों में रुल रहा था। ठीक है, मैं खामोश हो गया, मैं पीछे हो गया, मैंने कहा मैं जाऊंगा तो अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और इन्होंने मुझे कहा था कि तू पाकिस्तान अब वापस नहीं आएगा, तेरा पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं रखा हुआ, अगर तू यहाँ आएगा तो मैं डायरेक्ट तुझे फायर मार दूंगी। अब इनका जो वो डॉक्टर काजमी साहब हैं, अब वो इनके पीछे पता नहीं आदिल असलम की तरह अंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे दुबइयों में धमकियाँ दी, धमकियाँ देने के बाद उन्होंने डिलीट कर दी, जबकि मैंने उनको असलियत बताई तो उन्होंने दूसरा फ़ोन ऑन कर कर इसको सारी मेरी रियलिटी बता दी। यार किस तरह के आप नालायक इंसान है। आपको एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि यार ये आपके साथ गलत कर रही है, आपको खाना चाह रही है, आपके पैसे यूज़ करना चाह रही है। तो उसने आगे से इसके साथ उसने कहा जी ये तो बहुत गलत आदमी है, आपने अच्छा हुआ इसको छोड़ दिया। और यार लानत बेशुमार। ठीक है, उसके बाद आपको क्या धमकियाँ दे रही है? अभी ये मुझे धमकियाँ दे रही है कि जी मैं तेरे खिलाफ FIR कटवा रही हूँ, पर्चे कटा रही हूँ। अभी ये कल थाने में 20,000 रुपया दे के आई हैं। जो लोग इसको हेल्प कर रहे हैं वो पता नहीं किस तरह मेहनत करके इसको हेल्प कर रहे हैं। अब ये काम शाम तो कर नहीं सकती, कोई जॉब शॉब तो कर नहीं सकती। अब इन्होंने यही अपना बिजनेस, अपना काम शुरू किया हुआ है, उस चीज़ से ये अपना घर बार चला रही हैं। इन्होंने अपना सारा सामान अपने भाई के पास वाल्टन शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, और ख़ुद लोगों को यहाँ पे ये सब सिस्टम दिखाती हैं कि मैं इन हालातों में हूँ, मजबूर हालातों में हूँ। मेरे से ही ये वीडियो बनवा कर ग्रुप में वायरल करती थी, जो आदिल असलम को बदनाम करने के लिए करती थी, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। लोगों को दिखाना कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ठीक है जी, अब आप ये देखेंगे कहाँ तक ये जाएंगी। अभी जो आपको मज़हब के नाम पे धमकियाँ आ रही हैं वो बताइए। अभी मुझे ये मज़हब के नाम पे धमकियाँ दे रही है कि जी मैं तेरे पे फतवे लगाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आपने एक तो मेरा मज़हब छुड़वाया, आपने मेरे साथ इस तरह का सीन किया, मेरी नस्लें आपने रोल के रख दी, मेरे बच्चे प्रॉपर मुस्लिम हैं, मैंने खुद उनको अजान वगैरह हर चीज़ दिलवाई। ठीक है, 18 साल आपने मेरे साथ ज़िंदगी में गुजारे, तो अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने ये सब सिस्टम क्यों किया और मेरे पे आप फतवे लगवाना चाह रही हैं। तो मेरे पास तो इस चीज़ का सबूत है। मेरे ये वाज़िया बता नहीं पा रहे। जिस तरह से श्रीलंकन एक मैनेजर को इन्होंने कुछ मुसलमानों ने, कुछ नामी ग्रामी मुसलमानों ने कत्ल किया था आग लगाकर सियालकोट में, ये उस तरह से इन पे हमला करवाना चाहते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए, जब से ये दुबई से आए हैं ये सर्विसेज हॉस्पिटल में सो रहे हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं थी, और ये मेरे पास आए कि यार प्लीज़ मेरी आवाज़ मंजो, रहम करो, ये मुझ पे जुल्म कर रही है, मुझे धमकियां दे रही है, मुझे डरा रही है, पुलिस में एप्लीकेशन देने के लिए गई है। फिर पुलिस वाले इनको फ़ोन करते हैं कि आप मेरे पास हैं। ये डर रहे हैं अभी भी इस वजह से कि मैं ना मीडिया में आना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप इस औरत को एक्सपोज करें, पता चले कि हमारे मुआशरे में हमारी ख़वातीन मर्दों को भी हरासा करती हैं।
ये खवातीन जो हमारे मुआशरे को गंदा कर रही हैं, पहले आप 5-5 सेट करती हैं और फिर आप उनको धमकियां देती हैं कि अगर तुमने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगी। क्या चीज है, क्या इख्तियार है आपके पास? एक सबूत इनके पास मौजूद है, जो ये अभी फुटेजेस भी आप देख सकते हैं और कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि हुआ क्या है हकीकत में। चैट्स हमारे पास मौजूद हैं व्हाट्सएप की, जिसमें नाजेबा पिक्चर्स ये दूसरे लड़कों को सेंड करती है जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता इनके साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पैसा खा सकें, सिर्फ इसलिए कि वो इनको ऑफर्स करवा सकें, सिर्फ इसलिए कि ये रातों को अयाशियां करने के लिए बाहर जा सकें। सिर्फ इन मकासद के लिए इसने ये धंधा शुरू किया, इसने यूट्यूबर्स को बुलाया, इंटरव्यू देने शुरू किए। अगर आप इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, पहले ज़रूर इनको एतमाद में लीजिएगा कि इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इस टाइम जो मैंने वॉइस नोट सुने हैं, शायद मैं आपको ना सुना सकूं क्योंकि जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो जो मैंने सुने हैं उसमें बहुत वाज़िया तौर पे सुना जा सकता है कि उसने इसको धमकियां दी हैं कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगी, तुम्हें मुसलमानों से फतवा लगवाऊंगी, तुम्हें ये लोग आग लगा देंगे, तुम्हें यहाँ पे जलाया जाएगा, रोड्स पे बदनाम किया जाएगा। तो प्लीज़ अगर इस शख्स को कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी रियासत होगी, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।